वैसी हर चीज उस पे आ रही है। आज की पत्रकार वार्ता में उपस्थित आदरणीय राधिका खेरा जी, प्रदेश कांग्रेस के आदरणीय डॉक्टर साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं राधिका जी से आग्रह करूंगा कि पत्रकार वार्ता को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दो बार हमने आपको तकलीफ दी, लेकिन चुनावी माहौल है और हम इतने दिन से हमारे प्रधानमंत्री जी और सब यहाँ आ रहे हैं और हम आपके बीच में उस पर चर्चा नहीं कर पाए, तो इसलिए आज आपको 2 बार बुलाना पड़ा। महत्वपूर्ण इशू है। मोदी जी बौखला गए हैं, जुबान लड़खड़ा रही है, घबराहट में बात बात पर उत्तेजित हो रहे हैं और यही हाल उनको देख देख के अमित शाह साहब और जेपी नड्डा जी का भी है। बाड़मेर में आपने देखा होगा जिस तरीके से कांग्रेस की रैली में जन सैलाब आया। छत्तीसगढ़ में जब राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी आ रहे हैं तो जन सैलाब है। मध्य प्रदेश जाइए, राजस्थान के अन्य जगहों पे जाइए, तेलंगाना जाइए, आप कर्नाटक जाइए, तमिलनाडु जाइए, बिहार जाइए, हर जगह इंडिया गठबंधन की जितनी सभा हो रही है, जितनी राहुल जी की सभा हो रही है, खड़गे जी की हो रही है, प्रियंका जी, क्योंकि जन सैलाब आ रहा है। हमारे कैंडिडेट्स की रैली में भी जन सैलाब आ रहा है, तो उससे बौखलाहट होना, घबराहट होना तो लाजमी है और उनकी बौखलाहट ये देख देख के और बढ़ती जा रही है। और जुबान तक ही नहीं, जुबान के बाद उनके हाथ भी कांपने लग गए हैं। आपने अगर ध्यान से वो वीडियो देखा होगा मोदी जी का, और ये उम्र की वजह से नहीं हो रहा है, ये डर की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनको अपनी आने वाली हार सामने दिखाई दे रही है। आप उनकी घबराहट को देखते देखते, हम तो उनकी घबराहट देख ही रहे हैं, लेकिन उनकी घबराहट को देखते देखते अमित शाह साहब और नड्डा जी भी बौखला के अनशंट और अजीब अजीब झूठ बोलने वाले बयान और भाषण यहाँ पे दे रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में हम सबने देखा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में वो रह के भी गए हैं, तीनों के तीनों एक रात भी यहाँ पे रहे हैं और लगातार खूब रैली यहाँ पे कर रहे हैं। 3 सभा मोदी जी ने करी, 2 सभा नड्डा साहब ने करी, 1 सभा अमित शाह जी ने करी, और उनकी हर शब्द में वो बौखलाहट, वो डर सभी को दिखाई दे रहा है। मोदी जी जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो अपने 10 साल के कार्यकाल के बारे में कुछ नहीं कहते। वो ये नहीं बताते कि 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार कहाँ है, महंगाई का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ। अपने 10 साल के कार्यकाल के ऊपर कोई चर्चा नहीं करते। बस एक झूठ का जंजाल, हमने विधानसभा के दौरान भी देखा था कि एक झूठ का जंजाल बनाने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते हैं, आपस में अलग अलग समुदाय, जाति, धर्म, सभी के लोगों को किसी तरीके से बस किसी तरह भिड़ जाए और जो असली मुद्दे हैं देश के, ताकि जनता उनके ऊपर चर्चा ना करे, मीडिया उनके ऊपर सवाल ना करे, तो एक झूठ का जंजाल बनाने की कोशिश करते हैं। आपने एक बात देखी होगी कि तीनों के तीनों ने, चाहे 3 सभा उनकी थी, चाहे चंद्रपुरी की सभा थी, चाहे कांकेर की सभा थी, सब में तीनों इनके नेताओं ने, मोदी जी ने एक बात से शुरुआत करी, राम लल्ला का ननिहाल छत्तीसगढ़। आज उनको राम लल्ला के ननिहाल की याद आ रही है। वो ननिहाल जब 15 साल इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे जो चंदखुरी में कौशल्या माता के मायके में जो मंदिर है, वहां पे ईंट लगाने का काम नहीं किया। और तो और इनके पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, वो तो क्या कहते हैं, वो तो जी राम लल्ला के ननिहाल का अस्तित्व पे ही ललकार देते हैं। कहते जी यहाँ तो कौशल्या माता का मायका ही नहीं था। और लगातार वो इस बात पे सवाल उठाते आते हैं जो राम वन गमन पथ बना है कि यहाँ पे तो कभी राम जी गए नहीं थे। इतना दुस्साहस कि राम लल्ला के अस्तित्व को, उनके ननिहाल को, उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा पाप। और 15 साल की इनकी सरकार में पूरे देश में इन्होंने कभी नहीं बोला कि ये राम जी का ननिहाल है। 5 साल पहले हमारी सरकार ने राम वन गमन पथ बनाने का काम किया और जिस तरीके से सिर्फ प्रदेश में नहीं, देश भर से लोग आ रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि यहाँ की क्या संस्कृति है, यहाँ के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में पता चल रहा है, यहाँ की क्या मान्यताएं हैं, किस तरीके से राम जी ने अपने वनवास का सबसे अधिक समय यहाँ गुजारा, ये उनका ननिहाल है, उसके बारे में पता चला। और ये
1000 करोड़ रुपए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करे और वो भारतीय जनता पार्टी का ही नेता। तो वो कहते हैं कि इस तरीके से शांति हो रही है, फिर कहते हैं कि हमने टेररिज्म खत्म कर दिया। मैं उनको याद दिला दूं, साल भर पहले जम्मू कश्मीर में मोस्ट वांटेड तो 2 टेररिस्ट थे, उनमें से एक कौन निकला? मोदी जी की ही पार्टी का, उनके सोशल मीडिया का चेयरमैन निकला जम्मू कश्मीर का। टॉप 2 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। 300 किलो आरडीएक्स इस देश में कैसे आया, आज तक उस पर जांच नहीं हुई है। आईएसआई को स्वयं हमारे एड्रेस में बुलाकर बोलते हैं कि टेररिज्म खत्म हो गया है। आए दिन दुर्घटना होती है, कहते हम यहाँ पे नक्सलवाद से लड़ाई कर रहे हैं। नक्सलवाद से कैसी लड़ाई कर रहे हैं? कहते स्कूल नहीं आ पाएंगे, यहाँ पे नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, बिजली नहीं आएगी, रोजगार नहीं आएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं होगी। ये सच्चाई है कि रमन सिंह के शासनकाल में सारे स्कूल बस्तर में बंद कर दिए। जब छत्तीसगढ़ बना था तो महज नक्सलवाद 3 ब्लॉक तक सीमित था। जैसे ही रमन सिंह की सरकार आई तो 11 डिस्ट्रिक्ट में फैल गया, 11 जिलों में फैल गया और उसमें उनका खुद का गृह जिला भी आता था और जहां से वो चुनाव लड़ते हैं वो भी। सारे स्कूल बंद कर दिए। जिस तरीके से डेंगू, मलेरिया आदि की बीमारियां वहां फैल रही थी, बस्तर को उन्होंने छोड़ दिया। और इस देश का बच्चा सिर्फ छत्तीसगढ़ का बच्चा नहीं, देश का बच्चा जानता है कि जियो घाटी हमले में क्या हुआ था और कांग्रेस पार्टी के छोटे कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व कैसे खत्म हुए थे और किसके कार्यकाल में हुआ। और उनको बचाने का काम, आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन रोकने का काम पहले इनकी सरकार यहाँ करती है, फिर केंद्र की सरकार उसमें आके उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देगी। किसको बचाने की कोशिश करी जा रही है और कह रहे नक्सलवाद खत्म करेंगे। हमारी सरकार ने 5 साल में बस्तर में सभी स्कूल खोलने का वापस काम किया था। हमने बस्तर में पढ़ाई वापस लाने का काम किया, मलेरिया से लड़ाई लड़ी, अनीमिया से लड़ाई लड़ी, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का काम किया, गाय दीदी के लिए पहुंचाने का काम किया। इनकी तरह हमने हाथ नहीं हटा दी कि जहां वहां नक्सलवाद है तो वहां स्कूल नहीं खुल सकता, वहां स्वास्थ्य सेवाएं नहीं आ सकती। आपको अपने शब्दों को वॉक द टॉक करना होता है। बहुत आसान होता है अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लेना कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। 5 साल में हमारी सरकार ने, कांग्रेस की, भूपेश बघेल की सरकार ने करके दिखाया कि किस तरीके से स्कूल वापस खोले जा सकते हैं, किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकती है। और लगातार ये लोग क्या करते हैं, बस धीमे मारते कि हमने ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया। जब सच्चाई ये है, आप लगातार देश को पीछे लेकर जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित है तो वो आज अपनी जान के लिए भीख मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि आज तक हमने इतने बुरे हाल जम्मू कश्मीर में किए, तो किस बात की बात आई यहाँ पे आते हुए 370 के बड़े बड़े होर्डिंग पूरे शहर में, पूरे छत्तीसगढ़ में लगे रहे। कहते कि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे जान देने को तैयार है, देश का हर बच्चा देश के लिए जान देने को तैयार है, लेकिन आप चाहते ही नहीं। अग्निवीर लेकर आते हैं, कहते 4 साल में आप घर बैठ जाइए, 22 साल की उम्र में रिटायर हो जाइए। आप किसी को देश के लिए सेवा ही नहीं करने देना चाहते और इस शांति की बात करते हैं। पूरा देश आज जल रहा है, आंदोलनग्रस्त और कहते हैं हम शांति है। बहुत ही दुखद बात है। लगातार हम ये भी देखते आए हैं कि ये बोलते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी लगातार आदिवासियों का अपमान करती है। बार बार हम इल्जाम लगाते हैं कि हम अपनी मांगनी का अपमान करते हैं, जबकि हर साल हर थोड़े दिन में प्रधानमंत्री मोदी जी नए रिकॉर्ड कायम करते हैं, हमारी महामहिम का अपमान कर रहे हैं। उनको सबसे पहले नए संसद भवन के उद्घाटन से दूर रखा, राम मंदिर उनको नहीं जाने दिया क्योंकि वो आदिवासी महिलाएं उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए जब अडवाणी जी को अब भारत रत्न दिया जा रहा था। लगातार हमारी महामहिम को अपमानित करते हैं और यहाँ पे आके छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि हम अपनी आदिवासी महामहिम का अपमान करने का काम करें। एक भी शब्द उनका सच की ओर नहीं जाता। बहुत ही शर्मनाक बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री लगातार इतने झूठ बोलते आ रहे हैं। मोदी जी महासमुंद है, महासमुंद में ये बात मैं आपसे शेयर कर दूं। क्योंकि वो मशरूम को झूठ बोलने के देखिए मुझे नहीं लगता कि ऐसे चीज लेबल कर सकते हैं। वो झूठ बोलने की गोली है तो जाके हर जगह झूठ बोल रहे हैं। और प्लीज ये देश को भी बताइए कौन सी गोली है। हमने लगातार देखा कि एक डरपोक शासक किस तरीके से इस देश में झूठ फैलाने का काम कर रहा है।
दूसरी सरकारें देखी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री देखे, हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री देखे, अन्य पार्टी के प्रधानमंत्री देखे, लेकिन ऐसा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं दिया। ऐसा प्रधानमंत्री जो जिस कुर्सी में बैठता है उसकी गरिमा तक नहीं है। आए दिन हिंदू मुसलमान करते हैं, आए दिन सांप्रदायिकता फैलाते हैं, और देखिए अब महिलाओं के मंगलसूत्र तक पहुंच गए। सरगुजा में आके कितनी अशोभनीय बात करते हैं, कहते हैं कि हम हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र उनसे छीन लेंगे और किसी और को दे देंगे, कहते हैं हम आदिवासी महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे। बहुत शर्म की बात है। आज देश उनसे पूछता है कोरोना काल में जो मौतें हुई वो मंगलसूत्र जो छीने गए उन लोगों के, उसका जिम्मेदार कौन है? बताएं आज मोदी जी। इतनी मौतें हुई क्योंकि लोगों के पास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंच रहे थे, दिल्ली में सड़कों में लाशें थी। कहां गए वो मंगलसूत्र? वो कहते हैं कि हम लोग और किसी का मंगलसूत्र छीन लेते हैं। डिमोनेटाइजेशन में 300 से अधिक लोग शहीद हो गए। उन मंगलसूत्रों का हिसाब कौन देगा मोदी जी? आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, कौन देगा उसका हिसाब? आपने तो यहाँ पे ताली बजा दी थी जाके जापान में और कह दिया था घर में पैसे नहीं है और डिमोनेटाइजेशन हो गई, बेटी की शादी के पैसे नहीं है। कितने लोगों के मंगलसूत्र छीने, उसका हिसाब आज हम मांग रहे हैं। किसान आंदोलन में 800 से अधिक जो किसान शहीद हो गए, उन हमारी किसान बहनों के मंगलसूत्र का हिसाब कौन देगा जिनको आपने छीनने का काम किया? और आप उन पे ये सवाल डालते हैं जिन्होंने अपना मंगलसूत्र खुद इस देश के लिए दे दिया, चाहे वो इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने अपने मंगलसूत्र से लेकर अपने सारे गहने इस देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिए जब हम जन्म में थे, चाहे वो सोनिया जी हो जिन्होंने अपना मंगलसूत्र खोया देश की सेवा करते हुए, उस पार्टी पे ये सवाल उठाए और स्वयं उन्होंने लाखों लोगों के भारत के जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में मंगलसूत्र छीनने का काम किया। बहुत शर्म की बात है कि एक प्रधानमंत्री अब इस स्तर पे उतर आए हैं कि इतनी घटिया भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं और वोट जो मांग रहे हैं वो इस दर पे इस निचाई पे आके मांग रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है। और वो अपने आप को कहते हैं कि मैं जी विश्व गुरु हूँ, मैं ऐसा प्रधानमंत्री हूँ जिससे मेरे फोन कॉल से युद्ध विराम हो जाता है, और आज इतने बड़े आदमी को वोट मांगने के लिए इस तरह से गिरना पड़ रहा है। बहुत ही निंदनीय है। और यहीं तक उनकी बात सीमित नहीं है, सरगुजा में आके कहते हैं कि हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इतना बड़ा झूठ आके बोलते हैं कि हम इनहेरिटेंस टैक्स लागू करके आएंगे। मैं आपके माध्यम से ये देश की जनता को उम्मीद करती हूँ आप लोग हमारी बात देश की जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। 1985 में राजीव गांधी जी ने इनहेरिटेंस टैक्स बंद करने का काम किया था। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक सरकार में मंत्री थे, करते थे जब इनकी सरकार की कोalition की बंद, तब तो इन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स बंद नहीं किया। 2014 में जयंत सिन्हा का ये ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है 18 मिनट का, बहुत इजीली सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप लोगों को मैं उसका कॉपी भी भेज दूंगी। उन्होंने ये बकायदा कहा कि हमारी सरकार इनहेरिटेंस टैक्स लेकर आना चाहती है और वो बहुत अच्छा है देश के लिए। और जयंत सिन्हा को उसके बाद क्या किया गया, जब 2014 में सरकार बनी उनको MOS फाइनेंस बनाया गया और बाकी जितनी भी कमिटीज बनी फाइनेंस को लेकर उनका चेयरमैन उन्होंने बनाया गया। जब 2017 में अरुण जेटली जी इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उन्हीं के शब्द है कि इनहेरिटेंस टैक्स लागू होना चाहिए और इनहेरिटेंस टैक्स कितना अच्छा है देश में। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम इसको लागू करेंगे। अच्छा, अरे हमने तो उसको खत्म करने का काम किया 1985 में राजीव गांधी जी ने, और ये बात कर रहे हैं और खुद संलिप्त है इस चीज। और 2019 का कोई भी आकार उठा के देख लीजिए, जब जब फाइनेंशियल ईयर नया आता था, बजट आता था, तो आप ही लोगों के माध्यम से हमें पता चलता था कि ये सरकार इनहेरिटेंस टैक्स लागू करने जा रही है। और ये बहुत इजीली अवेलेबल है, गूगल का जमाना है। और ये छोड़िए, इनके एक और बड़े नेता अमित मालविया जो फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री के क्या क्रिएटर है, प्रेसिडेंट है, प्रिंसिपल है, जो भी है, उनका स्वयं का ट्वीट है। ये कहते हैं कि जयंत सिन्हा जो कह रहे हैं वो बहुत ठीक है और देश में इनहेरिटेंस टैक्स लागू होना चाहिए, जो आज भी हमारे नेताओं को गाली देते हैं, जो उनका पूरा सोशल मीडिया देश का 10 साल से फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री चला रहा है, उनका भी ये शब्द है। और ये हम भी सवाल उठा रहे हैं, बार बार बोलते हैं कि हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वैसे मैं आपके माध्यम से चैलेंज करती हूँ, एक शब्द हमें दिखा दे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन का शब्द दिख जाएगा। वो भी कमाल है क्योंकि 48 फोटो मोदी जी की है, उसमें भी एक शब्द लिखने की उनको जगह मिलेगी फोटो में से। तो कांग्रेस पार्टी पे लगातार इस तरीके के आपत्तिजनक चीजें जो उठा रहे हैं और जिस तरीके से देश में एक माहौल, भय का माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करी जा रही है, इसके चलते हमने लगातार
पास रात को बैठ के शायरी लिखने का बहुत समय है, लेकिन जब मोदी जी के ऊपर कार्रवाई करनी है तो कोई कार्रवाई नहीं करता। गुजरात में हमारे कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल करने का समय है, लेकिन मोदी जी जो लगातार खुले मन से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, दंगे कराने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी आपत्ति इलेक्शन कमीशन या कोई भी चीज नहीं है। अभी सुनने में आया शायद उन्होंने हमें भी नोटिस भेज दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले शायद पता चला। मोदी जी को भेजना था नोटिस, तो मजबूरी नहीं थी इलेक्शन कमीशन की कि मोदी जी को नोटिस भेजना था, तो साथ साथ राहुल जी को भी भेज दिया। तब हमने कभी दंगे फैलाने की कोशिश करी हो या हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करी हो। हमारे किसी मैनिफेस्टो में किसी धर्म किसी जाति का कोई विशेष नाम नहीं है। हम सबको साथ देने की बात करते हैं। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस देश के नागरिक है, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो कोई भी कुर्मी हो, चाहे वो साहू हो, चाहे वो पंजाबी हो, सरदार हो, कोई भी कम्युनिटी के हो, जैन हो, मारवाड़ी हो, सभी एक साथ रहते हैं। लेकिन ये बार बार झगड़ा कराने का काम करते हैं। लेकिन हमें फिर भी उम्मीद है कि घोर अंधकार के बाद नया सवेरा जाएगा, और यही बौखलाहट है क्योंकि पहले फेज में मोदी जी को दिख गया है कि देश की जनता उनके साथ नहीं है। पहले फेज में इनको पता चल गया है, हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद, जिसमें मोदी जी ने सारे लोकल लीडर्स को बुला के धमकाया भी था। ये कैसे होगा कि फर्स्ट फेज इंडिया के गठबंधन की तरफ जा रहा है। ये बौखलाहट है क्योंकि उनको दिखाई नहीं है कि देश की जनता अब उनके बुनाए हुए जाल में नहीं आ रही है और वोट से उनको छोड़ देने का काम कर रही है। इसलिए अब वो हर तरीके से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, हर तरीके से धार्मिक बात फैलाने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोगों को उकसाने की। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी को अपील करना चाहती हूँ कि ये जो 3 लोग देश भर में घूम रहे हैं और झूठ की गोली खा के घूम रहे हैं, उनकी बातों में ना आइए। हमारा देश पीढ़ियों से जाना जाता है कि हर धर्म हर समुदाय के लोग साथ रहते हैं, तो इनकी बातों में ना आकर, और मीडिया से भी मेरी गुजारिश है कि सारी जो कॉन्वर्सेशन है वो काम पे रखिए। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो टीवी में क्या देखने को मिलता था चुनाव के सामने, हमें तो बचपन में वो बहुत बोरिंग लगता था क्योंकि सिर्फ मुद्दों के ऊपर चर्चा होती थी। अब उनके एजेंडा को ना चलाए, और इस चीज के ऊपर तो मैनिफेस्टो में नहीं है, ना ये मैनिफेस्टो में है कि किसी इंस्टीट्यूशन ऑफ वेल्थ होगी, ना ये मैनिफेस्टो में है मंगलसूत्र शब्द नहीं है, ना इनहेरिटेंस टैक्स है, तो उस पर चर्चा ही क्यों करनी है? किसी के मैनिफेस्टो में नहीं है। काम की चर्चा करें, मोदी जी से 10 साल का हिसाब आप लोग मांगे ताकि देश की जनता असल मुद्दों पर, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, बढ़ती असहिष्णुता हो, उनको मद्देनजर देखते हुए बोले। यदि आपका कोई सवाल हो। राधिका जी, एक बहुत बारीक चीज आपने नजर करी है कि मोदी जी के काफते हुए कामों को आपने देखा, हालांकि उनकी उम्र पर आपको कोई प्रश्न नहीं लगाया, लेकिन भय का सवाल खड़ा किया। ऐसा कौन सा भय वाला कारण है कि आज भी कांपने लगता है? देखिए, जैसा मैंने कहा, ये जो हाथ कांप रहे हैं, ये कुछ महीने पहले तक नहीं कांपते थे, उम्र की वजह से नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत यंग है, भगवान उनको लंबी उम्र दे। लेकिन ये जो काम है, जैसे मैंने कहा, जब इंसान गलती करता है और देश को भ्रमित करता है, आप लगातार धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे देश को बांटने का काम करते हैं, लोगों को झूठ परोसते हैं। मणिपुर चल रहा है, आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप वहां जा सके। जब भी देश में किसी कोने में आग लगती है, देखिए देश के गृह मंत्री को कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए ये बोलना पड़ा कि अगर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आएगी तो दंगे हो जाएंगे। तो किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, क्योंकि इनको दिखाई दिया किस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो। लोग राहुल जी के पास आए, उसका नतीजा हमने हिमाचल और कर्नाटक में देखा। उन्होंने जिस तरीके से 3 राज्यों के चुनाव में झूठ का जंजाल और गारंटी दी, 500 रुपए सिलेंडर की गारंटी दी, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। महिलाओं को बोला कि हम आपको महंगाई बंधन योजना देंगे, आज तक नहीं दी, तो वो अपने वादे नहीं पूरे कर पा रहे। और आखिर में जब आप राम लल्ला का नाम ले लेके झूठ बोलेंगे तो एक दिन तो आपको डर लगेगा ही, जब आप अंदर से तो जानते हैं कि आप देश की जनता को झूठ परोस रहे हैं। आप किसी वादे पे खड़े नहीं होते, और उनको डर लग रहा होगा। 10 साल पहले आपको याद है उन्होंने कहा था, मेरा क्या है जी, मैं तो झोला लेकर आया था, झोला लेकर चला जाऊंगा, फकीर आदमी हूँ। तो अब उनको दिखाई दे रहा है कि झोला उठा के जाने का समय आ गया है, तो हाथ तो जाहिर सी बात है वो झोला उठाने में काम करते हैं। सभा करने कहाँ कर रही है? छत्तीसगढ़ में कहाँ सभा हो रही है? मैं पूरा छत्तीसगढ़ घूम के आ चुकी हूँ। मैं जगदलपुर गई हूँ, मैं कांकेर गई हूँ, मैं
कभी आप जाइएगा बिना न्यूज का कैमरा लिया और आम जनता से पूछिए कि आपने यहाँ के सांसद को देखा? जो सिटिंग सांसद थे 5 साल में उनको नहीं देखा, जो 2 रिपीट कर रहे हैं उनको नहीं देखा, लापता के पोस्टर उनके खुद के पदाधिकारी लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप कहीं पे भी जाएंगे, आप मुझसे पूछेंगे आप अपने सांसद को पहचानते हैं, तो वहां की जनता ऐसे देखती है आपको। मैं पिछले 20 दिन से छत्तीसगढ़ का एक जिला घूम रही हूँ, लेकिन मुझे एक जगह भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का पोस्टर नहीं रहा। मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर दिखते हैं, 370 की वाहवाही छत्तीसगढ़ में ले रहे, लेकिन ये पोस्टर नहीं दिखता कि वो कह रहे हैं कि हमने 5 रुपए का सिलेंडर छत्तीसगढ़ में पहुंचा दिया। लोग वहां से भागते फिर रहे हैं उनके कार्यकर्ता, क्योंकि जनता हिसाब मांग रही है। 500 रुपए का सिलेंडर का क्या हुआ? नहीं दिया। जो यहाँ पे जनता को चावल मिलता था उसको आधा कर दिया गया है। 5 किलो चावल मिलने की जो बात कर रहे थे, जो 10 किलो चावल 35 किलो चावल यहाँ के जनता को मिला था उसको सीधा आधा करने का काम कर दिया है, चावल छीन लिया है। वो अपना शक्ल नहीं दिखा पा रहे। महतारी बंधन योजना की पहली किस्त जनता मांग रही है, कोई नहीं पहुंच रहा। तो आप कौन सी सभा की बात कर रहे हैं? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई। और प्रेस वार्ता कि हमारे लोग ग्राउंड पे कभी कभी मैं खुद आज 20 दिन बाद आपको न्यूज में आई। आप कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्या वो बार-बार तो जिक्र कर रहे हैं कि धर्म आधारित आरक्षण का की पैरवी करती है क्या कांग्रेस? धर्म आधारित आरक्षण होना चाहिए, ये आपके घोषणा पत्र में है क्या? इसी बात को जिक्र करते हैं। आपने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा, हमारा न्याय पत्र पढ़ा, उसमें कहीं से जिक्र था। देखिए, हम लगातार कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी बहुत जरूरी है, आर्थिक जनगणना, सामाजिक जनगणना होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो जनगणना होनी बहुत जरूरी है। 10 साल में ऐसी डरपोक सरकार थी जो जनगणना करने से डरती थी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि कोई भी नीति, कोई भी स्कीम ऐसी आए जो देश की जनता के लिए हो, क्योंकि उनको एक आदमी से मतलब है, आदमी से पूरा देश उसको बेचना है। हल्दी उसको बेच दिया आपने, नगर नाम उसको बेचने की तैयारी है, भिलाई उसको दे देंगे। उनको एक ही आदमी में स्कीम बनानी है तो वो जनगणना नहीं करना चाहते। पर जब तक जितनी आबादी है वो हमें पता नहीं चलेगा तो उसके हक की बात नहीं होगी। और हम तो खुद अपने मैनिफेस्टो में EWS के लिए 10% का रिजर्वेशन लेकर आए हैं, वो चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो जातिगत जनगणना सिर्फ ये जानने के लिए कि किस धर्म, किस समुदाय के लोग कितने हैं, किसको कितनी और सुविधाओं की जरूरत है, किनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है और वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो जो वीकर रह गए हैं उनको आगे जब तक जनगणना नहीं होगी किसी भी टाइप की, पता नहीं चलेगा कितने कितने लोग हैं, तो कोई भी पॉलिसी देश कैसे करेंगे। कई राज्यों में मुस्लिम आरक्षण है, तो ये तो सामाजिक न्याय में लिखा हुआ है कि आबादी अगर ज्यादा होगी तो आरक्षण मिलेगा। क्या आबादी ज्यादा होगी तो आरक्षण मिलेगा? कांग्रेस में मैनिफेस्टो का समझ नहीं आया। सामाजिक न्याय में लिखा है। कहाँ लिखा है? आबादी के हिसाब से मैनिफेस्टो में तो विवाह रहता हूँ, आप आ जाएगा मैनिफेस्टो लिखा देता हूँ। देखिए, ये बात जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी लगातार कह रहे हैं, इसीलिए मैंने आपके माध्यम से चैलेंज किया कि कोई भी दिखा दे। हालांकि ये बात है भारतीय जनता पार्टी में ट्विस्ट कर देती, उनकी आदत है झूठ फैलाने की, लेकिन कहीं में भी ये शब्द नहीं है। कहीं पर भी हम उस पार्टी से आते हैं जिनके लिए हर धर्म बराबर है। हमने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है ताकि सभी धर्म के लोग एक छत के नीचे रह सके, इस देश के नीचे रह सके। हमने कभी भी धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम नहीं किया। हम ये नहीं कहते कि किसी और पार्टी का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है या एक धर्म के लोगों से मंगलसूत्र छीन के उधर दे देंगे, हमने आज तक नहीं कहा। पर लगातार, और ये आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो छत्तीसगढ़ की सरजमीन पे रामलला के ननिहाल में रोके गए हैं, वो एक शब्द झूठे और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐसी कोई भी चीज नहीं आपने बात जो है बेटी से मुझे शर्मा ने कहा है भूपेश बघेल को वोट देना या कुछ देकर की राजनीति को समाप्त चाहता था। अकबर और अनवर को जो है कि जिताना, वो वोट देना है। कौन नाम है उनका? विजय शर्मा। ये पोस्टर आप देख लीजिए, इसमें किस किस की फोटो है? मोदी जी हैं, डॉक्टर रमन सिंह हैं, वाजपेयी जी हैं, इसमें हमारे देश के डिफेंस मंत्री हैं। ये आपको फोटो में देख भी दूंगी। तो ये कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता। और ये उन समय की फोटो है जब यहाँ की गृह मंत्री, उनका राजनीतिक करियर की शुरुआत भी नहीं हुई, राजनीतिक तौर पर वो पैदा भी नहीं हुआ। तो छत्तीसगढ़ में आज तक हमेशा हर धर्म, हर जाति के लोग इकट्ठे होकर रहते आए हैं। कभी भी यहाँ पे 9 साल तो मुझे हो गए यहाँ रहते हुए, चुनाव देखते हुए, कभी भी धर्म के नाम पे यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा गया है। और अभी हनुमान जयंती में तो आप देखिए किस तरीके से हिंदू मुस्लिम मिलके यहाँ पे रैली निकाल रहे थे, किस तरीके से हनुमान जयंती बनाई जा रही थी। वो सब चला है, वो वीडियो आप जाइए, पटरी में
जानते हैं कि वहाँ पे जो दोबारा सांसद लड़ रहे हैं उनके खिलाफ जनता बार बार बोल रही है लापता सांसद है, हमने कभी देखा नहीं। और भूपेश बघेल जी ने जिस तरीके से एक बेहतरीन सरकार चलाने का 5 साल यहाँ काम किया और झूठ के जंजाल से यहाँ पे सरकार गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, अब छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है कि क्या इनकी नीति और नीयत थी और वो सच्चाई की तरफ जा रही है और उनको भूपेश बघेल जी जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्वेश्चन ये नहीं है हार और जीत का, उसके क्वेश्चन है कि कितने मतों से जीत होने वाली है, कितने लाखों मतों से जीत होने वाली है। तो ये हार का डर और बौखलाहट है और ये मैंने फोटो इससे दिखाई क्योंकि उनकी पार्टी में भी हम देखते हैं कि वो सब धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं। तो जो सब धर्म को साथ लेकर चलने की बात है, छत्तीसगढ़ की जनता सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम में उनको बांटना बंद करे, यहाँ पे प्यार से लोग रहते हैं और वैसे रहने दें, यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। एक मिनट राधिका जी, संपत्ति पर सर्वे को लेकर के 2 बयान, एक तो कल सैन पत्रोदा का वीडियो आया, सैन पत्रोदा उसमें कह रहे हैं कि हमारी कोई योजना नहीं है, हमने एक प्रस्ताव माइंड रखा है सामने, इसमें देश में चर्चा होनी चाहिए, देन वी विल डिसाइड, राइट। राहुल गांधी कह रहे हैं हम इसको लागू करेंगे, पहले तो साधुवाद के आपने तो राहुल गांधी कह रहे हैं हम इसको लागू करेंगे। अब सवाल ये है कि सैन पत्रोदा गलत है या राहुल गांधी के बयान पर आप मुझे राहुल गांधी का एक वीडियो या वीडियो दिखा दीजिए जहाँ पे होने का है, क्योंकि ऐसी खबर जो चलाई गई है राहुल गांधी के बिना किसी तथ्य के उसको मैं नहीं मानूंगी और मैं बहुत जिम्मेदारी से कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कह रही हूँ राहुल जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। रही बात सैम पित्रोदा जी ने जो कहा वो उनकी व्यक्तिगत राय है, वो जहाँ रहते हैं और वो NRI समाज के बीच के हेड है, वो कांग्रेस का वहाँ पे प्रचार करते हैं, तो उन्होंने ये चर्चा की कि वो जहाँ है वहाँ पे इनहेरिटेंस टैक्स होता है। हम वो पार्टी है राजीव गांधी जी ने, इसीलिए मैंने सिलसिलेवार बताया कि 1985 में राजीव गांधी जी ने इनहेरिटेंस टैक्स खत्म करने का काम किया। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की हम कभी भी चर्चा नहीं करते और जो इन्होंने कहा सैम पित्रोदा जी ने उनकी व्यक्तिगत राय होने का इसमें चर्चा होनी चाहिए, ये नहीं कहा कि हम चर्चा कर रहे हैं। आप उस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो एक झूठ का जंजाल फैला रही है उस पर आप मीडिया के साथ ही ना आए, क्योंकि आप लोग चौथा स्तंभ है और एज इट इज रिपोर्ट करें, क्योंकि आप ही अगर उनके झूठ के जंजाल में आ जाएंगे तो हमारे देश की भोली भाली जनता को बरगलाने की जो उनकी चाल है वो पूरी हो जाएगी। राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी। आप मेरे मैनिफेस्टो पे सर दिखा दीजिए, अगर एक शब्द भी रीडिस्ट्रीब्यूशन का होगा तो मैं आज राजनीति से इस्तीफा दूंगी। आपने ऊंचाई शब्द का प्रयोग किया कि मोदी जी ऊंचाई में लेकर वोट मांग रहे हैं, किस तरीके से ऊंचाई में लेकर, तो क्या यह उचित है? बस आप खुद बताइए क्या ये उचित है कि देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र के नाम पे वोट मांग रहा है? एक चुटकी सिंदूर की कीमत जिसको नहीं पता, एक मंगलसूत्र की कीमत जिस आदमी को नहीं पता, वो आज मंगलसूत्र को लटका रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री से मैं फिर आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहती हूँ, डिमोनेटाइजेशन में जाने गए उस मंगलसूत्र का हिसाब कौन देगा? जो 800 से अधिक किसान शहीद हो गए किसान आंदोलन में, उस मंगलसूत्र का हिसाब कौन देगा? जो लगातार हमारे देश में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते हैं, मणिपुर में जो जाने गए, उन सब मंगलसूत्रों का हिसाब कौन देगा? मंगलसूत्र के नाम पे राजनीति कर रहा है। और आप मुझे दिखाइए कहाँ कांग्रेस पार्टी मंगलसूत्र की बात करती है। हमने तो अपने मंगलसूत्र पर बात कर दिए, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो जिन्होंने अपने मंगलसूत्र और अपने गहने देश को समर्पित कर दिए, सोनिया गांधी जी का मंगलसूत्र तो स्वयं न्यौछावर हो गया है देश के लिए। तो वो हम भी सवाल उठाने आज देश की जनता हमसे पूछ रही है, हर मंगलसूत्र का हिसाब मांग रही है। जो किसान आंदोलन में गया, डिमोनेटाइजेशन में गया, मणिपुर में गया, जो टेररिज्म के हाथ जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं 370 धारा हटने के बाद भी जो लगातार नक्सलवाद के यहाँ पे खोया जा रहा है, उसके लिए भी मांग रहे हैं, पर वो हिसाब कभी नहीं देते, राजनीति करके चले जाते हैं। इसलिए मैंने कहा ये बहुत गलत बात है कि प्रधानमंत्री जी इतने नीचे स्तर पर गिर रहे हैं और अपने काम में वोट ना मांग के इस तरीके की नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल झूठ है। धन्यवाद, थैंक यू। जो जाति जनगणना का विषय आप लोग रख रहे हैं, जाति जनगणना करेंगे करके बोल रहे हैं, क्या मुझे लगता है कि जो सरकार का जो भी फ्रेमवर्क है जिसमें इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहन राशि दी जाती है उसमें इसको आघात पहुंचेगा और युवा वर्ग इससे नाराज होगा? कौन से फ्रेमवर्क से क्या कुछ भी नहीं पहुंचा? आप बताइए जिस तरीके से इंटरकास्ट मैरिज के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, कौन सी भारतीय जनता पार्टी का कभी उत्तर प्रदेश होके आई है? वहाँ पे जो रेप हुआ था जब उन्नाव का, तो वहाँ के विधायक है जिन्होंने आपके मुख्यमंत्री को कहा था
कुलदीप सेंगर कि आप उस लड़की की सहायता मत करिए, उसके परिवार की, क्योंकि वो निचली जाति से आते हैं। किस तरीके से जाति और धर्म के नाम पे लोगों को नीचे दिखाने का काम उनकी सरकारें लगातार करती आई है, जातियों को दबाने का काम करती आई है। कहीं पर भी रेप विक्टिम हो या कोई और इशू हो, हमेशा जो नीची जाति के लोग होते हैं उनको दबाने को। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति को अपमान करने के पीछे नहीं छोड़े, तो वो किस तरीके से उनकी कोई भी स्कीम किसी भी जाति या धर्म के लिए आगे होगी। जो लोग इस बात से डरते हैं कि जातिगत जनगणना हो, धर्म की जनगणना हो, आर्थिक जनगणना हो, वो किसी भी